हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रजनीत मेडिकल एजुकेशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाइपरटेंशन या फिर हाई ब्लड प्रेशर को। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो हाइपरटेंशन या फिर हाई ब्लड प्रेशर, हमारा ब्लड प्रेशर का हाई होना या फिर हाइपरटेंशन एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, प्लस ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो हाइपरटेंशन या फिर हाई ब्लड प्रेशर को समझने से पहले हम ब्लड प्रेशर क्या होता है या फिर नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है उसको समझेंगे। सो फर्स्ट, ब्लड प्रेशर क्या होता है? ब्लड प्रेशर नेम से ही क्लियर है, ब्लड का प्रेशर। हमारे जो आर्टरीज हैं, हमारी जो वेसल्स हैं, जो भी ब्लड हमारी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है उसका प्रेशर क्या है। सो ब्लड प्रेशर, बीपी या फिर ब्लड प्रेशर इज द फोर्स ऑफ ब्लड पुशिंग अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल। जो भी हमारा ब्लड सर्कुलेट कर रहा है आर्टरीज में, वो ब्लड हमारी आर्टरीज की वॉल्स पर क्या फोर्स डाल रहा है, क्या प्रेशर डाल रहा है, उसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर। सो जब भी ब्लड पंप होता है हमारे हार्ट से, हमारे हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड इजेक्ट आउट होता है, पंप होता है, उसके बाद ब्लड जब आर्टरीज में फ्लो करता है, वेसल्स में फ्लो करता है, तब वो आर्टरीज की वॉल पर एक प्रेशर डालता है, एक फोर्स एक्सर्ट करता है, जिसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर। सो ब्लड प्रेशर टू इसकी रीडिंग्स होती हैं, एक होती है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड दूसरा होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। नाउ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है? प्रेशर इन आर्टरीज व्हेन हार्ट बीट। सो जब हार्ट बीट करता है, जब हार्ट से ब्लड पंप होता है, हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल से जब ब्लड इजेक्ट आउट होता है या फिर पंप होता है, उस टाइम पर ब्लड का प्रेशर हाई होता है। सो उस टाइम पर जो आर्टरीज में ब्लड का प्रेशर होता है वो हाई होता है, उसको बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और ये ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120 mmHg या फिर 16 किलो पास्कल्स, 120 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी या फिर 16 किलो पास्कल्स। सो ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। सो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या हुआ? सिस्टोलिक मैंने क्या बताया था कि जब ब्लड पंप करता है, जब हार्ट से ब्लड निकलता है लेफ्ट वेंट्रिकल से, सो उस टाइम ब्लड का प्रेशर इंक्रीज होता है आर्टरीज के अंदर, राइट। सो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है? ब्लड को जस्ट पंप करने के बाद हार्ट रेस्ट करता है, तो बीट्स के बीच में, हार्ट बीट्स के बीच में हार्ट की जो रेस्टिंग पोजीशन होती है, जब हार्ट रेस्ट कर रहा होता है, उस टाइम पर ब्लड का आर्टरीज में क्या प्रेशर होता है। सो दिस इज हार्ट सपोज। सो इस हार्ट से जब ब्लड पंप होता है, सो ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल से जब ब्लड पंप होगा, जब ब्लड आर्टरीज में आएगा, उस टाइम पर ब्लड एक प्रेशर देगा आर्टरीज को, जो कि हाई प्रेशर होगा, उसको बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। डायस्टोलिक क्या है? जब हार्ट ने ब्लड पंप कर दिया, उसके जस्ट फ्यू सेकंड्स के लिए हार्ट रेस्ट करता है, उस टाइम पर ब्लड का जो प्रेशर है आर्टरीज की वॉल पर वो कम होगा, उसको बोलते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। इट मींस प्रेशर इन आर्टरीज व्हेन हार्ट रेस्ट बिटवीन बीट्स, मतलब जब बीट्स के बीच में हार्ट रेस्ट करता है, उस टाइम पर जो ब्लड का प्रेशर होता है आर्टरीज में वो कम होता है, उसको बोलते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और ये प्रेशर कितना होता है? 80 mmHg और 11 किलो पास्कल्स। सो इट मीन्स नॉर्मल हमारा ब्लड प्रेशर कितना हुआ? 120 जो कि सिस्टोलिक है, और बाय 80 क्या है? डायस्टोलिक। सो 120 by 80 mmHg या फिर 16/11 किलो पास्कल्स, ये हमारा ब्लड प्रेशर है नॉर्मल। सो ब्लड प्रेशर को हम मेजर कैसे करते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर इंस्ट्रूमेंट है, उसके थ्रू हम ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं। सो जब भी हमने ब्लड प्रेशर लेना है, किसी पर्सन का हम बीपी मेजर कर रहे हैं, तो हम काफी सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर पेशेंट्स बाहर से आया है, अभी वॉक कर आया, तो हम पेशेंट को रिलैक्स करने के लिए बोलेंगे, कुछ टाइम के लिए 15 to 20 मिनट्स के लिए पेशेंट को रिलैक्स करेंगे, क्योंकि अगर पेशेंट वॉक करके आया है तो वो एक्टिविटी करके आया है। सो अगर एक्सेसिव एक्टिविटी है, लाइक एक्सरसाइज है या फिर रनिंग करके आया है, तो उस टाइम पर ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। तो इसलिए हमने पेशेंट को पहले रेस्ट करने के लिए बोलना है, हमने उसको भी कोई भी स्ट्रेसफुल कंडीशन नहीं देनी, पेशेंट को रिलैक्स और पीसफुल माइंड होना चाहिए जब भी हमने पेशेंट का बीपी लेना है, क्योंकि स्ट्रेस या फिर एक्टिविटी के कारण हाई बीपी हो सकता है। प्लस पेशेंट ने कोई भी कॉफी या फिर अल्कोहल कंजप्शन नहीं की होनी चाहिए, सिगरेट स्मोकिंग नहीं की होनी चाहिए उस टाइम पर। नाउ दिस वाज अबाउट द नॉर्मल ब्लड प्रेशर, कि नॉर्मली ब्लड प्रेशर क्या होता है। अब हमारा टॉपिक
टॉपिक है हाइपरटेंशन या फिर हाई ब्लड प्रेशर। तो हाइपरटेंशन या फिर हाई ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन क्या है? सो हाइपरटेंशन इज अ कंडीशन इन विच द फोर्स ऑफ द ब्लड अगेंस्ट द आर्टरी वॉल इज टू हाई। जब जो फोर्स है ब्लड की वो आर्टरी की वॉल पर बहुत ज्यादा होगी, टू हाई होगी, ज्यादा होगी। जो नॉर्मल प्रेशर एक्सर्ट कर रहा था ब्लड आर्टरी की वॉल पर उससे ज्यादा होगा, उससे हाई होगा, दैट इज हाइपरटेंशन। सो ये जो यूजुअली हम बोलते हैं कि हाइपरटेंशन है पर्सन को, वो क्या होता है? यूजुअली सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है ग्रेटर देन 140 mmHg एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर हम लेते हैं अबव 90 mmHg। सो यूजुअली 140 mmHg या फिर उससे ज्यादा, उससे ग्रेटर देन सिस्टोलिक होना चाहिए और डायस्टोलिक होना चाहिए 90 mmHg या फिर उससे ज्यादा। ओवर और बोथ या फिर दोनों भी हो सकते हैं, सिस्टोलिक अकेला भी हो सकता है, डायस्टोलिक अकेला भी हो सकता है, या फिर दोनों भी हो सकते हैं एक टाइम पर, दोनों हाई हो सकते हैं, उसको बोलते हैं हाइपरटेंशन। यूजुअली ओवर अ सस्टेन्ड पीरियड, ओवर अ सस्टेन्ड पीरियड का मतलब है कि हाइपरटेंशन एक क्रॉनिक कंडीशन है, लॉन्ग टर्म कंडीशन है। इसमें ये नहीं कि अभी हमारे पास पर्सन आया, हमने उसका बीपी चेक किया और वो हाई था, हमने बोल दिया कि उसको हाइपरटेंशन है। नो, ये क्या है? सस्टेन पीरियड के लिए हाई होता है। हमें एटलीस्ट 2 या फिर 2 से ज्यादा रीडिंग लेनी है कंसेक्यूटिव पीरियड पर। सेपरेट ओकेजन्स पर हमने 2 या 2 से ज्यादा बार रीडिंग लेनी है। सेपरेट सिचुएशन में हमने पर्सन का ब्लड प्रेशर चेक करना है और देन हमने एक एवरेज निकालनी है। और सस्टेन पीरियड के लिए मतलब ये नहीं कि हमने एक बार पर्सन का बीपी लिया और ज्यादा था और नेक्स्ट टाइम कम था तो हमने बोल दिया उसको हाई बीपी है। नो, उसका हमेशा हर टाइम चाहे वो रेस्ट पर है तब भी उसका बीपी हाई ही होना चाहिए, इसलिए बोला है ओवर अ सस्टेन पीरियड, तब हम उसको बोलेंगे हाइपरटेंशन। नाउ हाइपरटेंशन को हम समटाइम्स साइलेंट किलर भी बोल देते हैं बिकॉज यूजुअली ज्यादा ब्लड प्रेशर सिम्टम शो नहीं करता। तो मोस्टली पर्सन्स में ऐसे होता है कि हाइपरटेंशन या फिर ज्यादा ब्लड प्रेशर है अगर पर्सन का तो वो सिम्टम शो नहीं करेगा, तो इसलिए इसको समटाइम्स बोल देते हैं हम साइलेंट किलर। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हाइपरटेंशन की न्यू क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन जो है ब्लड प्रेशर की वो न्यू है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने एक ओल्ड गाइडलाइंस भी दी थी, अब अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन AHA ने 2017 में अपनी गाइडलाइंस को रिवाइज किया है। उसमें अब ये ध्यान से सुनना, इस साइड मैं बोलूंगी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड सेकंड साइड है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सो फर्स्ट कंडीशन हम देखेंगे नॉर्मल बीपी। सो नॉर्मल ब्लड प्रेशर किसको बोला है? नॉर्मल ब्लड प्रेशर है 120 mmHg से लेस देन 120 mmHg। सो 120 ये यूजुअली हम लेते हैं 100 to 120। देन डायस्टोलिक है 80 mmHg लेस देन 80 mmHg। सो लेस देन 80 mmHg है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो कि नॉर्मल है, यूजुअली ये 60 to 80 लेते हैं। सो न्यू क्लासिफिकेशन में नॉर्मल बीपी है लेस देन 120 सिस्टोलिक एंड लेस देन 80 डायस्टोलिक। नेक्स्ट है प्री हाइपरटेंशन या फिर एलिवेटेड। सो प्री हाइपरटेंसिव या फिर एलिवेटेड कंडीशन हम किस में बोलेंगे? जिसमें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा 120 to 129 mmHg। सो 120 to 129 mmHg अगर सिस्टोलिक है तो हम पेशेंट को क्या बोलेंगे? दिस इज प्री हाइपरटेंसिव या फिर एलिवेटेड ब्लड प्रेशर। देन डायस्टोलिक सेम रखा गया है, दैट इज लेस देन 80 mmHg। नेक्स्ट है हाई ब्लड प्रेशर स्टेज 1। सो स्टेज 1 हाई ब्लड प्रेशर में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा 130 to 139। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा 80 to 89। देन हाई ब्लड प्रेशर स्टेज 2। सो स्टेज 2 सीवियर में कंसीडर करी गई है। इसमें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 140। अगर 140 या 140 से ज्यादा है तो वो है हाइपरटेंशन स्टेज 2। देन डायस्टोलिक होगा 90 इक्वल टू और ग्रेटर देन 90, या तो 90 या फिर 90 से ज्यादा। सो ये न्यू गाइडलाइंस है ब्लड प्रेशर की। सो अगर हमें प्री हाइपरटेंशन है दैट इज एलिवेटेड ब्लड प्रेशर है दैट इज 120 to 129 सिस्टोलिक और डायस्टोलिक लेस देन 80, तो इस स्टेज में हम पेशेंट को मेडिकेशन नहीं देंगे। इस स्टेज में हम पेशेंट का लाइफस्टाइल पर एम्फोसिस करेंगे, उसको लाइफस्टाइल चेंज करने को बोलेंगे।
नाउ टाइप्स एंड कोजेज ऑफ हाइपरटेंशन। सो मैं यहाँ पर टाइप्स बताऊंगी हाइपरटेंशन के, साथ साथ मैं उनके कोजेज भी बताऊंगी। सो टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन में आता है, फर्स्ट आता है प्राइमरी या फिर इसेंशियल हाइपरटेंशन एंड सेकंड है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। सो जो प्राइमरी या फिर इसेंशियल हाइपरटेंशन है वो 90 to 95% पीपल में देखा जाता है जिनको हाइपरटेंशन होता है, एंड जो रिमेनिंग 5 to 10% है वो आता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन में। नाउ फर्स्ट हम देखेंगे कि प्राइमरी या फिर इसेंशियल हाइपरटेंशन क्या होता है। तो प्राइमरी हाइपरटेंशन या फिर इसेंशियल हाइपरटेंशन वो होता है जिसका कोई भी एग्जैक्ट कोज हमें नहीं पता होता, दैट इज कोज ऑफ इसेंशियल हाइपरटेंशन इज अननोन। हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि ये हाइपरटेंशन क्यों हो रहा है। बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो कि प्राइमरी हाइपरटेंशन को कोज करते हैं। वैसे तो प्राइमरी और सेकेंडरी चाहे कोई भी हाइपरटेंशन हो, एग्जैक्ट कोज यूजुअली हाइपरटेंशन का पता नहीं लग पाता। सो प्राइमरी हाइपरटेंशन इज बेसिकली जिसका कोई भी आइडेंटिफिएबल कोज नहीं है, कोई भी एग्जैक्ट कोज नहीं है, या फिर अननोन कोज से जो हाइपरटेंशन होता है वो प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है। एंड जो प्राइमरी हाइपरटेंशन है ये ग्रेजुअली डेवलप होता है, ईयर्स में डेवलप होता है, ये सडनली डेवलप नहीं होता। वेयर एज जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन है वो सडनली डेवलप हो जाता है और ज्यादा सीवियर होता है प्राइमरी हाइपरटेंशन से। सो प्राइमरी हाइपरटेंशन वैसे अननोन कोज की वजह से होता है, लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर हैं जो रिसर्च से पता चला है कि कुछ रिस्क फैक्टर्स प्राइमरी हाइपरटेंशन को कोज कर सकते हैं। इसमें मेनली आते हैं जेनेटिक, लाइफस्टाइल, एज और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। सो हम फर्स्ट देखते हैं जेनेटिक, जीन्स की वजह से, जीन्स में कुछ डिस्टर्बेंसेस की वजह से प्राइमरी हाइपरटेंशन हो सकता है। देन फैमिली हिस्ट्री, अगर फैमिली हिस्ट्री में हमें है किसी को हाइपरटेंशन है पहले तो आगे हेरिडिटरी हो सकता है। देन आता है लाइफस्टाइल, अगर हमारे लाइफस्टाइल में डिस्टर्बेंस है जैसे कि इनएक्टिविटी, लैक ऑफ एक्सरसाइज, अगर हम एक्सरसाइज नहीं करते, हमारी एक्टिविटी कम है तो वो हाइपरटेंशन को कोज कर सकती है। देन स्ट्रेस, स्ट्रेस है अगर हमें बहुत ज़्यादा तो वो भी हाइपरटेंशन कोज कर सकता है। ओबेसिटी या फिर वेट गेन, अगर वेट हमारा ज़्यादा है तो वो भी हाइपरटेंशन कोज कर सकता है, क्योंकि ओबेसिटी से क्या होगा, पर्सन का जो सरफेस एरिया है बॉडी का वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से हार्ट को ज़्यादा ब्लड पंप करना पड़ रहा है हमारे टिश्यूज़ या ऑर्गन्स तक, ताकि ज़्यादा ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुँच सके क्योंकि ज़्यादा सरफेस एरिया है बॉडी का, तो उसकी वजह से हार्ट ज़्यादा पंप करेगा, ज़्यादा हार्ट बीट होगी, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन होती है। देन टोबैको या फिर अल्कोहल कंजप्शन। सो ये एडिक्टिव्स हैं, जैसे कि टोबैको कंजप्शन से क्या होता है या फिर स्मोकिंग से क्या होता है, जो हमारी आर्टरीज की लाइनिंग होती है वो डिस्ट्रॉय होती है, जिसकी वजह से उसमें कॉन्स्ट्रिक्शन होती है एंड हमारा हमें ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, क्योंकि अगर आर्टरीज जो है नैरो होंगी, सो नैरो आर्टरी से जब ब्लड सर्कुलेट करेगा तो वो ज़्यादा प्रेशर डालेगा आर्टरीज पर, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। देन हमारा आता है सॉल्ट, अगर हमारी डाइट ऐसी है जिसमें हम एक्सेसिव सॉल्ट कंजप्शन कर रहे हैं, तो सॉल्ट क्या है, सोडियम है। सोडियम क्या करता है, वाटर की रीएब्जॉर्प्शन करता है, वाटर को रिटेन करता है बॉडी में, जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होता है एंड अल्टीमेटली हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। देन आता है अनहेल्दी डाइटरी हैबिट्स, अगर हमारी डाइटरी हैबिट्स अनहेल्दी है, जैसे कि हम एक्सेसिव टी या फिर कॉफ़ी की कंजप्शन कर रहे हैं, एक्सेसिव लिपिड डाइट ले रहे हैं, अगर ज़्यादा फैटी डाइट हम ले रहे हैं तो क्या होगा, जो फैट है वो हमारी आर्टरीज में डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है। सपोज ये आर्टरी है और यहाँ पर हमारा लिपिड डिपॉजिट होने लग गया है, सो जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी आर्टरी नैरो हो जाती है। जब हमारी ब्लड वेसल्स नैरो हो जाएंगी, सो जब उसमें नैरो ब्लड वेसल में जब ब्लड फ्लो करेगा तो वो ब्लड ज़्यादा प्रेशर से फ्लो करेगा एज कम्पेयर टू नॉर्मल ब्लड वेसल्स, जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। सो अनहेल्दी डाइटरी हैबिट्स हमारी एथेरोस्क्लेरोटिक जो हार्ट डिसीजेस है उसको और बढ़ावा देती हैं। देन आता है हमारा एज। सो एज के कारण ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो सकता है। यूजुअली 60 अबव अगर एज होती है तो क्या होता है कि जो भी वो डाइट ले रहा है वो धीरे धीरे डाइट में जो भी फैट होता है वो हमारी आर्टरीज में डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है। आर्टरीज में जब डिपॉजिट होता है तो फैट के वहाँ पर प्लेक्स बन जाते हैं, जो प्लेक्स हमारे आर्टरीज में डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस, और एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से हमारी आर्टरी जो है नैरो हो जाती है। सो विद एज हमारी आर्टरीज वीक भी होती रहती है, उनकी जो लाइनिंग है वो वीक होती रहती है, जिसकी वजह से वो नैरो हो जाती हैं, उनकी इलास्टिसिटी भी कम हो जाती है आर्टरीज की। सो ये अबव 60 ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से एज एक रिस्क फैक्टर है कि 60 अबव हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं।
देन आते हैं कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जैसे कि डायबिटीज हो गया, तो उसमें भी हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो सकता है। सो ये कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि प्राइमरी हाइपरटेंशन को कोज कर सकते हैं। अदरवाइज प्राइमरी हाइपरटेंशन का कोई भी एग्जैक्ट कोज हम नहीं बता सकते। नेक्स्ट सेकेंडरी हाइपरटेंशन, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया कि सेकेंडरी हाइपरटेंशन में एक फिक्स कोज होगा, एक आइडेंटिफाइड कोज होगा कि हमें पता होगा कोई अंडरलाइन डिसीज कंडीशन होगी जिसकी वजह से सेकेंडरी हाइपरटेंशन कोज होगा। हमें पता होगा कि किस कोज की वजह से कोई सेकेंडरी हाइपरटेंशन हो रहा है। सो सेकेंडरी हाइपरटेंशन सडनली डेवलप होता है एंड ये ज़्यादा सीवियर होता है एज कम्पेयर टू प्राइमरी हाइपरटेंशन। नाउ इसमें क्या क्या कोज आ सकते हैं? फर्स्ट है हमारा नैरोइंग ऑफ द आर्टरीज दैट सप्लाई ब्लड टू योर किडनीज। सो जो किडनीज को ब्लड सप्लाई कर रही हैं आर्टरीज, रीनल आर्टरीज जो है उनकी नैरोइंग होना, उनकी कॉन्स्ट्रिक्शन होने की वजह से क्या होता है? ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। जब किडनीज की आर्टरीज कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी तो किडनीज को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी। प्रॉपर ब्लड सप्लाई ना मिलने की वजह से किडनीज में क्या होगा? रेनिन की सिक्रीशन होगी। रेनिन देन फर्दर रेनिन एंजियोटेंसिन एंडोस्टेरोन सिस्टम को एक्टिवेट करेगा जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। सो ये हम फर्दर अभी पैथोफिजियोलॉजी में डिस्कस करेंगे कि कैसे होता है। देन आता है रीनल पैरेंकाइमल डिसीजेस। सो रीनल का जो पैरेंकाइमा है, जो किडनी का पैरेंकाइमा है या फिर किडनी की जो भी डिसीज है, जैसे कि किडनीज का पैरेंकाइमल डिसीज, किडनी की ट्यूब्यूल्स की डिसीज, सो ये डिसीजेस क्या करती हैं? इनकी वजह से जो हमारा सोडियम और वाटर बैलेंस मेंटेन होना था, सोडियम एक्सक्रीट होना था बॉडी से, वो नहीं हो पाता, सोडियम की एब्जॉर्प्शन होने लग जाती है रीनल पैरेंकाइमल डिसीजेज में, जिसकी वजह से क्या होता है? सोडियम एब्जॉर्प्शन होगी तो वाटर रिटेन होगा तो ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा एंड देन ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। देन आता है एड्रीनल ग्लैंड डिसीजेस। अगर हमारे एड्रीनल ग्लैंड की डिसीजेज हैं, कुशिंग सिंड्रोम है, एड्रीनल ट्यूमर है, तो क्या होगा? एल्डोस्टेरोन ज़्यादा सिक्रीट होगा। अगर एल्डोस्टेरोन या फिर कोर्टिसोल ज़्यादा सिक्रीट होगा तो उसकी वजह से क्या होता है? ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। ये हम फर्दर एक्सप्लेन करेंगे कि अभी कैसे होता है। देन आता है कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ आयोटा। सो आयोटा क्या है? हमारे लार्जर वेसल है, अगर इनकी कोएक्टेशन या फिर कॉन्स्ट्रिक्शन होती है, नैरोइंग होती है, तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। आयोटा की जो यूजुअली कॉन्स्ट्रिक्शन है वो एक कॉन्जेनाइटल डिसीज होती है मोस्टली है। सो कॉन्जेनाइटल अगर आयोटा में या फिर हमारे लार्जर ब्लड वेसल्स में कोई डिफेक्ट है तो हाइपरटेंशन हो सकता है। देन आता है प्री एक्लैम्पशिया। प्री एक्लैम्पशिया प्रेगनेंसी में होता है, सो प्रेगनेंसी में भी चांसेस होते हैं कि हाइपरटेंशन के। देन आता है सर्टेन मेडिकेशंस। सो ये कुछ डिसीजेस थी, सो इन कंडीशंस की वजह से सेकेंडरी हाइपरटेंशन हो सकता है। कुछ मेडिकेशंस की वजह से, मेडिसिन जैसे कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, सो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हाइपरटेंशन कोज करती हैं। ओवर द काउंटर पिल्स, जो ओवर द काउंटर मेडिकेशंस होती हैं जैसे कि हमारे कोल्ड को ठीक करने के लिए, कोल्ड की रिलीवर के लिए, डिकंजेस्टेंट हो गए कोल्ड को रिलीव करने के लिए, पेन किलर्स हो गई। सो ये मेडिकेशंस, कुछ कोकीन जो इलीगल ड्रग है या फिर एम्फीटामाइंस जो कि सीएनएस स्टिमुलेंट्स हैं, ये सभी ड्रग्स हाइपरटेंशन कोज करते हैं। देन आता है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। सो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया अनदर कंडीशन है जिसकी वजह से सेकेंडरी हाइपरटेंशन कोज हो सकता है। नाउ पैथोफिजियोलॉजी ऑफ हाइपरटेंशन या फिर हाई ब्लड प्रेशर। सो हाई ब्लड प्रेशर कैसे होता है, ये पूरा प्रोसेस हम देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, सो जितने भी हमने पीछे इटियोलॉजिकल फैक्टर्स या फिर कोजेस डिस्कस किए हैं, रिस्क फैक्टर्स डिस्कस किए हैं, चाहे वो एज है, स्ट्रेस है, अल्कोहल कंजप्शन, डाइटरी हैबिट्स या फिर कुछ कंडीशंस जैसे कि रीनल पैरेंकाइमल डिसीजेस, स्लीप एपनिया या फिर कुछ मेडिकेशंस जिनकी वजह से, जितने भी रिस्क फैक्टर्स और कोजेस हैं जिनकी वजह से हाइपरटेंशन कोज होता है, इन रिस्क फैक्टर और कोजेस की वजह से क्या होता है? चेंजेस इन आर्टीरियोलर बेड। सो जो हमारी आर्टरीज हैं, हमारी वेसल्स हैं, उनकी लाइनिंग में चेंजेस आते हैं, उनकी लाइनिंग वीक हो जाती है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, इलास्टिसिटी लॉस हो जाती है और इंक्रीज सिस्टमिक वस्कुलर रेजिस्टेंस। सिस्टमिक वस्कुलर रेजिस्टेंस, जितने भी हमारे सिस्टम, हमारी ब्लड वेसल्स हैं, उन वेसल्स में क्या होता है? रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। रेजिस्टेंस इंक्रीज होने की वजह से वो क्या होगी? नैरो हो जाएंगी। नैरो होने की वजह से क्या होता है? हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है। सो हार्ट रेट इंक्रीज होता है, देन क्या होता है? कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाता है, आफ्टर लोड इंक्रीज हो जाता है। कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा? सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर दोनों राइज होंगे।
सो एक कंडीशन ये है कि कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो रहा है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। दूसरी कंडीशन जिससे ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है वो है पेरिफेरल रेजिस्टेंस। पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज होने की वजह से, पेरिफेरल रेजिस्टेंस का मतलब है जो हमारी वेसल्स हैं उनमें अगर कॉन्स्ट्रिक्शन होती है, नैरोइंग होती है, उसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। सो ये हम आगे डिस्कस करेंगे। नाउ जब हमारी जो वेस्कुलर रेजिस्टेंस है, सिस्टमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस है, वो इंक्रीज हो जाएगा, इट मींस जो हमारी ब्लड वेसल्स है वो नैरो हो गई, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो प्रॉपर्ली नहीं जा पाएगा ऑर्गन्स तक, डिक्रीज ब्लड फ्लो हो जाएगा। सो जब ऑर्गन्स तक डिक्रीज ब्लड फ्लो हुआ, उन तक अच्छे से ब्लड नहीं पहुंच पाया, सो सबसे ज्यादा जो इफेक्ट होगा वो होगा हमारी किडनीज पर। सो किडनी क्या इफेक्ट शो करेगी? किडनीज में जो जेजी सेल्स होते हैं, जेजेस जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स, ये स्टिमुलेट हो जाएंगे एंड ये क्या सिक्रीट करेंगे? ये कब होगा? जब डिक्रीज रीनल परफ्यूजन, डिक्रीज रीनल परफ्यूजन मतलब किडनीज को प्रॉपर्ली ब्लड नहीं जा पाएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम क्या सिक्रीट होगा? रेनिन। सो रेनिन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब रेनिन सिक्रीट हो गया किडनी से बिकॉज ऑफ डिक्रीज रीनल परफ्यूजन, सो रेनिन क्या करेगा? रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम रास को एक्टिवेट कर देगा। उसकी वजह से क्या होगा? रेनिन स्टिमुलेट हुआ तो लीवर से जो सिक्रीट होता है वो होता है एंजियोटेंसिनोजन। सो एंजियोटेंसिनोजन लीवर से सिक्रीट होता है एंड ये हमारे प्लाज्मा में सर्कुलेट करता रहता है। जब रेनिन सिक्रीट हुआ, रेनिन की वजह से क्या होता है? जो एंजियोटेंसिन हमारे प्लाज्मा में ऑलरेडी सर्कुलेट कर रहा है वो एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ रेनिन। सो एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट होना है किसकी वजह से? रेनिन की वजह से। एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में अब कन्वर्ट होगा, एंजियोटेंसिन 1 नहीं रहेगा। लंग्स में से ACE एंजाइम्स, एस एंजाइम्स, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम सिक्रीट होते हैं। सो एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में ACE के थ्रू कन्वर्ट हो जाएगा एंजियोटेंसिन 2 में। अब एंजियोटेंसिन 2 बहुत सारे रोल्स प्ले करता है ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने में। फर्स्ट एंजियोटेंसिन 2 क्या करेगा? डायरेक्ट वेजोकंस्ट्रिक्शन करेगा। सो एंजियोटेंसिन 1 डायरेक्टली वेजोकंस्ट्रिक्शन करता है, वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, नैरो करता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर राइज होता है। सेकेंड थिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या करता है? जो हमारे एड्रीनल ग्लैंड्स हैं, किडनीज के ऊपर एड्रीनल ग्लैंड्स होती है, वहां पर कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट कर देगा, एड्रीनल ग्लैंड स्टिमुलेट हो जाएंगी, जिसकी वजह से एल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन होती है। तो एल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन को इंक्रीज कर देता है एंजियोटेंसिन 2। एल्डोस्टेरोन क्या करता है? फर्दर सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन करता है। जब सोडियम हमारी बॉडी में रिटेन होगा तो सोडियम के साथ वाटर रिटेन होगा टू बैलेंस सोडियम एंड फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, तो वाटर साथ में ही रिटेन होता है। इसकी वजह से क्या होता है? हमारा ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। सो एक तो कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हुआ तो बीपी इंक्रीज हुआ, एक ब्लड वॉल्यूम हमारा इंक्रीज हुआ तो भी हाइपरटेंशन होगा, तो भी बीपी इंक्रीज होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। थर्ड थिंग एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है? पेरिफेरल रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर देता है। पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज होने से क्या होगा? हमारी जो आर्टरीज हैं, पेरिफेरल आर्टरीज हैं, वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी, नैरो हो जाएंगी एंड ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। सो अल्टीमेटली ये सभी फैक्टर्स क्या करेंगे? हमारे ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करेंगे। Now clinical manifestations और sign and symptoms of hypertension. So जब पर्सन को हाइपरटेंशन होगा तो क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस देखने को मिलेंगी? यूजुअली क्या होता है, हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर बोला जाता है। ये कोई भी सिम्टम शो नहीं करता अंटिल ये सीवियर स्टेज पर पहुंच जाए। अगर बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाता है हाइपरटेंशन, बहुत ज़्यादा स्टेज पर पहुंच जाता है, तब वो सिम्टम शो करता है। समटाइम्स हाइपरटेंशन सिम्टम शो नहीं करता। वैसे इसके जो साइन एंड सिम्टम्स हैं वो क्या होंगे? सीवियर हेडेक होगी क्योंकि प्रॉपर ब्लड सप्लाई ब्रेन को नहीं पहुंच पाएगी, इसलिए सीवियर हेडेक, डिजीनेस, चक्कर आएंगे उसकी वजह से। ब्लड विजन, सो आईज में भी क्या होता है कि जो आईज की ब्लड वेसल्स हैं वो भी थिक हो जाती है, रप्चर होने के चांसेस होते हैं उनके, इसलिए ब्लड विजन देखने को मिल सकता है। सीवियर केसेस में विजन लॉस भी हो सकता है। देन आता है नोजी एंड वॉमिटिंग, फैटीग, थकावट होगी, कंफ्यूजन अगेन एक ब्रेन सिम्टम है, मेमोरी लॉस भी हो सकती है हाइपरटेंशन से। कंफ्यूजन, मेमोरी लॉस, जो भी ब्रेन से रिलेटेड सिम्टम्स हैं वो ब्रेन को प्रॉपर सप्लाई ना पहुंच पाने की वजह से हैं, या फिर जो ब्रेन की वेसल्स हैं वो थिक हो जाती है, रप्चर हो सकती है, उसकी वजह से होता है। देन आता है एपिस्टेक्सिस, एपिस्टेक्सिस इज नोज ब्लीडिंग। सो जब नोज ब्लीडिंग क्यों होती है? क्योंकि जो आर्टरीज हैं, जो वेसल्स हैं वो क्या होने स्टार्ट हो जाती है? रप्चर हो जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर है।
सो प्रेशर ज़्यादा पड़ रहा है आर्टरीज की वॉल पर, जिसके कारण वो रप्चर हो सकती है, नोज ब्लीडिंग हो सकती है। सो ये नोज ब्लीडिंग क्या है, ये अर्ली साइंस नहीं है, ये सीवियर जब हो जाता है हाइपरटेंशन तब ये साइन शो होते हैं। देन आता है चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। सो चेस्ट पेन या फिर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी हाइपरटेंशन में देखने को मिलती है। देन आता है इरेगुलर हार्ट बीट इरेगुलर हो जाती है, डिसरिथमिया हो जाता है। पेपिलेडीमा, सो जो हमारी आईज है उसकी जो ऑप्टिक डिस्क है वहां पर भी एडीमा फॉर्मेशन हो सकती है, क्योंकि वहां पर भी जो ब्लड वेसल्स हैं वो रप्चर हो सकती है, अल्टीमेटली एडीमा कोज कर सकती हैं। ईयर नॉइज, ईयर में हियरिंग साउंड्स एंड नॉइज सुनाई देती है ज्यादा हाइपरटेंशन अगर सीवियर है तो। नेक्स्ट इज कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हाइपरटेंशन। सो जब पर्सन को हाइपरटेंशन होता है तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती हैं, क्या क्या सीवियर कंडीशंस देखने को मिलती हैं। सो जब भी पर्सन को हाइपरटेंशन होगा तो उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस होंगी वो कब दिखाई देंगी, जब हाइपरटेंशन बहुत ज्यादा सीवियर होगा, स्टेज सेकंड पर पहुंच जाएगा या उससे भी ज्यादा सीवियर हो जाएगा। सो जो कंडीशंस देखने को मिलेंगी हाइपरटेंशन की कॉम्प्लिकेशंस में वो क्यों होंगी, ऑर्गन के फेल होने के कारण, दैट इज एंड ऑर्गन डैमेज। जब ऑर्गन्स को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाएंगी, वहां की जो ब्लड वेसल्स हैं वो हार्ड हो जाएंगी, थिक हो जाएंगी, तो उसकी वजह से ये कॉम्प्लिकेशंस अराइज होंगी। सो फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन है हार्ट अटैक। सो हार्ट अटैक या फिर मायोकार्डियल इन्फेक्शन देखने को मिलता है। कॉम्प्लिकेशंस है ये हाइपरटेंशन की। ये क्यों होता है, क्योंकि जो हार्ट की जो मसल्स हैं, जो वहाँ की वॉल्स हैं, आर्टरीज की जो वॉल्स हैं वो थिक हो जाती हैं, हार्ड हो जाती हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म से ब्लड प्रेशर हाई है, उसकी वजह से जो आर्टरीज की वॉल्स हैं वो थिक हो जाएंगी, हार्ड हो जाएंगी, एथेरोस्क्लेरोसिस उसमें फॉर्मेशन हो रही है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक या फिर मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है। सेकेंड थिंग है हार्ट फेलियर। सो हार्ट फेलियर भी क्या है, एंड ऑर्गन डैमेज है, ऑर्गन्स पर जो अफेक्ट पड़ रहा है हाइपरटेंशन की वजह से वो है। हार्ट फेलियर क्यों होगा, क्रॉनिक टाइम से हाइपरटेंशन है, जिसकी वजह से क्या है, ब्लड प्रेशर में जो वॉल्स है आर्टरीज की, सो आर्टरीज या फिर ब्लड वेसल्स में क्या है, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा इंक्रीज है। ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से हार्ट को बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ता है ब्लड को पंप करने के लिए। पंप करते टाइम हार्ट का जो ज्यादा ओवर वर्क है वो क्या करता है कि जो हार्ट की मसल्स हैं उनको हार्ड बना देता है, उनको थिक कर देता है। सो इसी की वजह से लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी भी देखने को मिलता है। लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी क्या है, जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है उसको ज्यादा वर्क करना पड़ता है, क्योंकि ब्लड वेसल्स में ऑलरेडी प्रेशर बहुत ज्यादा इंक्रीज है, तो ब्लड पंप करने के लिए ज्यादा वर्क करना पड़ रहा है, जिसके कारण हार्ट की जो मसल्स हैं वो इंक्रीज हो जाती है, उनका जो साइज है वो एनलार्ज हो जाता है एंड वो ज्यादा वर्कलोड उन पर पड़ जाता है, उसकी वजह से हार्ट फेल भी हो सकता है। सो दिस इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाइपरटेंशन, दैट हार्ट फेलियर भी हो सकता है। देन है हमारा स्ट्रोक। स्ट्रोक क्या है, ब्रेन को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचेगी, जिसकी वजह से ब्रेन फेलियर भी हो सकता है, दैट इज स्ट्रोक। स्ट्रोक इज अगेन एंड ऑर्गन डैमेज है, ब्रेन में जो डैमेज कोज होगा हाइपरटेंशन की वजह से। स्ट्रोक क्यों होगा, वहाँ जो ब्रेन तक ब्लड सप्लाई लेकर जा रही हैं आर्टरीज वो थिक हो जाती हैं, हार्ड हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा नैरो हो जाती हैं, जिसकी वजह से ब्रेन तक प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाती। देन हमारा आता है किडनी फेलियर। सो किडनी या फिर जो रीनल आर्टरीज है जो किडनी को सप्लाई कर रही हैं वो नैरो हो गई हैं, हार्ड हो गई हैं, थिक हो गई हैं, जिसकी वजह से किडनी फेलियर हो सकता है। देन रेटिनोपैथी। रेटिनोपैथी क्या है, जो हमारी आइज की जो वेसल्स हैं वहाँ पर क्या होता है, क्योंकि वो टाइनी वेसल्स होती हैं, बहुत ज़्यादा नैरो होती है, जब उनमें ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है तो वो रप्चर हो सकती है, डैमेज हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारे आइज में, हमारे रेटिना में चेंजेस देखने को मिलते हैं। रेटिनोपैथी की वजह से विजन लॉस होता है एंड बहुत ज़्यादा सीवियर केसेस में पर्सन ब्लाइंड भी हो सकता है। देन आता है आउट पाउचिंग ऑफ आयोटा। सो आउट पाउचिंग ऑफ आयोटा या फिर एन्यूरिज्म। सो आउट पाउचिंग इसलिए होती है बिकॉज जो आयोटा है उसको भी हार्ड वर्क करना पड़ रहा है ब्लड को पंप करने के लिए, जिसकी वजह से आयोटा जो है ये वीक हो जाती है, थिक हो जाती है, हार्ड हो जाती है, प्लस वीक हो जाती है और इसमें बल्जिंग हो जाती है। अगर ये आयोटा है तो इसमें बल्जिंग हो जाएगी। बल्जिंग ये हाइपरटेंशन की वजह से होती है, इसको एन्यूरिज्म बोलते हैं। और बल्जिंग अगर अगेन रप्चर हो जाती है तो सीरियस कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं। देन हमारा आता है टेम्पररी हेमीप्लेजिया। हाइपरटेंशन की वजह से हमारी जो हाफ साइड है बॉडी की उसमें पैरालिसिस होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं एंड दिस इज टेम्पररी, जिसको बोलते हैं हेमीप्लेजिया। नेक्स्ट इज डायग्नोस्टिक इवेल्युएशंस। हम कैसे डायग्नोज करेंगे कि पर्सन को हाइपरटेंशन है। सो यूजुअली हाइपरटेंशन के कोई सिम्टम्स पर्सन में दिखाई नहीं देते, सो ये फॉलोइंग टेस्ट हम परफॉर्म कर सकते हैं टू डायग्नोज हाइपरटेंशन।
फर्स्ट आता है मेडिकल हिस्ट्री। तो हम पेशेंट से मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं फर्स्ट कि आपकी कोई हिस्ट्री तो नहीं है हाइपरटेंशन की, या फिर कोई फैमिली हिस्ट्री, या फिर अदर कंडीशंस, डायबिटीज, या फिर मायोकार्डियल इन्फेक्शन, या फिर कोई कार्डिक या फिर रीनल प्रॉब्लम्स, अगर रीनल डिसीज है, स्लीप एपनिया है। सो जो भी कंडीशन जो हमने कोजेज या रिस्क फैक्टर्स पढ़े हैं वो हम पेशेंट से पूछेंगे, उसकी एज पूछेंगे हम, क्योंकि ओल्डर एज में ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। देन आता है फिजिकल एग्जामिनेशन, एक थोरो फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, इसमें हम रेटिनल चेंजेस भी देखेंगे कि रेटिना पर कोई चेंजेस तो नहीं आ रहे। सो एक थोरो फिजिकल एग्जामिनेशन परफॉर्म करेंगे टू डायग्नोज हाइपरटेंशन। देन हमारे आते हैं स्पेसिफिक टेस्ट टू डायग्नोज हाइपरटेंशन। फर्स्ट आता है सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट। इसमें हम ब्लड टेस्ट करेंगे, इसमें हम सोडियम, पोटेशियम, इन इलेक्ट्रोलाइट्स का लेवल देखेंगे, सोडियम का लेवल कितना है, इससे पता लग जाएगा कि पर्सन की कंजप्शन कितनी है, सोडियम लेवल कितना है ब्लड में, पोटेशियम कितना है, अगर लेस पोटेशियम है तो चांसेस है हाइपरटेंशन होने के, एक्सेसिव सोडियम है तो चांसेस है हाइपरटेंशन होने के। देन हम फास्टिंग ग्लूकोज देखेंगे, ग्लूकोज टू डायग्नोज डायबिटीज तो नहीं है, एक और डिसीज साथ में। देन हमारा आता है लिपोप्रोटीन, लिपिड्स का लेवल देखेंगे, क्योंकि लिपिड्स क्या कर रहे हैं, जो आर्टरीज है उसमें फैट डिपोजिशन हो रही है लिपिड्स की वजह से। सो हम लिपिड्स का लेवल देखेंगे, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन चेक करेंगे। देन हमारा आता है क्रेटिनिन लेवल देखेंगे, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल देखेंगे। सो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, क्रेटिनिन, ये क्या इंडिकेट करेंगे कि रीनल डैमेज तो नहीं है, किडनी डिसीज तो नहीं है। देन हमारा आता है यूरिन एनालिसिस, यूरिन एनालिसिस में भी हम सोडियम, पोटेशियम, क्रेटिनिन, इन सब का लेवल चेक करेंगे। 24 आवर यूरिन प्रोटीन टेस्ट कर सकते हैं। सो 24 आवर यूरिन प्रोटीन टेस्ट में हमें पता लगेगा कि रीनल डैमेज तो नहीं है, किडनीज की कोई डिसीज तो नहीं है। देन आता है ईसीजी। सो स्पेसिफिक टेस्ट जो है वो क्या है, ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ईसीजी से हमें पता लग जाएगा कि हार्ट में क्या कंडीशन है, हार्ट की जो रिदम है वो क्या है, और कोई अदर एबनॉर्मेलिटीज हार्ट में तो नहीं है। देन हमारा आता है अल्ट्रासाउंड ऑफ हार्ट, हम हार्ट का अल्ट्रासाउंड भी कर सकते हैं टू गेट अ क्लियर पिक्चर कि हार्ट में कहीं हाइपरट्रॉफी तो नहीं होगी, एन्यूरिज्म तो नहीं हुआ। देन डॉपलर अल्ट्रासाउंड, डॉपलर अल्ट्रासाउंड में हम हाई फ्रिक्वेंसी वेव्स यूज करते हैं ताकि ज़्यादा क्लियर पिक्चर आ सके हार्ट की। देन आता है एग्जामिनेशन ऑफ रेटिना, अगेन रेटिना का हम एग्जामिनेशन करेंगे ताकि विजन लॉस ना होए, पहले ही हम ट्रीटमेंट उसका कर सके। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। सो हम हाइपरटेंशन को ट्रीट कैसे करेंगे। सो इसमें फर्स्ट हमारा आता है मेडिकल मैनेजमेंट। सो मेडिकल मैनेजमेंट हम मेडिकेशंस या फिर ड्रग्स के साथ हाइपरटेंशन को ट्रीट करते हैं। सो फर्स्ट आता है हमारा डायरेटिक्स। डायरेटिक एक कॉमन या फिर इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट है हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए। डायरेटिक क्या करते हैं, हमारे जो यूरिन आउटपुट है उसको इंक्रीज कर देते हैं, हमारी बॉडी से सोडियम को एक्सक्रीट आउट करते हैं। डायरेटिक को वाटर पिल्स भी कहते हैं। इसमें जो चॉइस ऑफ ड्रग्स आएंगे वो हमारे कौन से आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर डायरेटिक हम प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को तो जो फ्लूइड है वो एक्सक्रीट हो जाएगा। फ्लूइड एक्सक्रीट होने से हमारी बॉडी में जो एक्सेसिव फ्लूइड जो कि सोडियम की रिटेंशन की वजह से हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हो रहा था, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन हो रही थी, सो फ्लूइड कम होगा तो जो ब्लड वॉल्यूम है वो भी डिक्रीज होगा एंड फर्दर हाइपरटेंशन डिक्रीज होगी। इसमें जो चॉइस ऑफ ड्रग्स आते हैं वो आते हैं फ्यूरिसिमाइड। फ्यूरिसिमाइड को लेसिक्स पे बोलते हैं, कॉमन डायरेटिक है ये। 40 to 240 mg पर डे हम ये डोज हाइपरटेंशन में देंगे। देन आता है क्लोरथैलिडोन। क्लोरथैलिडोन भी एक इम्पॉर्टेंट ड्रग है। ये हाइपरटेंशन के साथ साथ जो एडिमा आ गया है हार्ट की प्रॉब्लम्स की वजह से हमारी बॉडी में, उसको भी ट्रीट करता है। ये इसकी जो डोज आएगी हाइपरटेंशन वो 12.5 to 50 mg पर डे होगी। देन हमारा आता है स्पाइरोनोलैक्टोन। स्पाइरोनोलैक्टोन भी इंपॉर्टेंट ड्रग है। ये पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक है। पोटेशियम स्पेयरिंग का मतलब है ये पोटेशियम को लॉस नहीं होने देता फ्लूइड के साथ हमारी बॉडी में। सो पोटेशियम की एक्सक्रीशन को ये रोकता है। सो 25 to 100 mg पर डे ये हम देंगे। देन आते हैं हमारे बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे हार्ट पर वर्कलोड इंक्रीज हो गया है उसको रिड्यूस करते हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं उसको डायलेट करते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारा हार्ट इजीली वर्क करेगा, स्लोली बीट करेगा, जो उसकी हार्ट बीट इंक्रीज होगी थी वो स्लो हो जाएगी एंड लेस फोर्स के साथ वर्क करेगा। सो बीटा ब्लॉकर का ये फंक्शन है। इसकी डोज जो कॉमन ड्रग है, इंपॉर्टेंट ड्रग है, वो है प्रोपेनोलोल और इसकी डोज है 40 to 480 mg पर डे। देन एटेनोलोल 25 to 100 mg पर डे। देन रिजोपाइन भी इंपॉर्टेंट ड्रग है, 0.05 to 0.25 mg पर डे। देन आता है हमारा अल्फा ब्लॉकर्स। अल्फा ब्लॉकर्स क्या करते हैं, जो केमिकल्स हमारे ब्लड वेसल्स को नैरो कर रहे थे उनको ब्लॉक करते हैं बाय ब्लॉकिंग द या फिर रिड्यूसिंग द नर्व इम्पल्स टू ब्लड वेसल। नर्व इम्पल्स को रिड्यूस कर देते हैं ब्लड वेसल्स में।
जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे ब्लड वेसल्स नैरो होने से बच जाते हैं, ओपन ही रहते हैं। सो एग्जाम्पल इसका है प्राजोसिन 2 to 30 mg पर डे एंड टेराजोसिन 1 to 20 mg पर डे। देन आता है कॉम्बिनेशन ड्रग दैट इज अल्फा बीटा ब्लॉकर्स। इसमें अल्फा और बीटा दोनों के फंक्शंस होंगे। जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं उनको भी ओपन करके रखेगा, वर्कलोड को रिड्यूस करेगा, प्लस जो नर्व इंपल्स, जो केमिकल्स थे जो नैरो कर रहे थे ब्लड वेसल्स को, वो भी रिड्यूस करेगा। तो अल्फा बीटा ब्लॉकर्स में दोनों के फंक्शंस इंक्लूड होंगे। इसका जो कॉमन एग्जांपल है वो है लेबेटालोल दैट इज 2 to 30 mg पर डे। देन आते हैं हमारे वेसोडाइलेटर्स। वेसोडाइलेटर्स नेम से ही क्लियर है, हमारे वेसल्स को डायलेट करके रखते हैं, नैरो होने नहीं देते। इसका एग्जांपल है हाइड्रालाजीन 50 to 300 mg पर डे एंड नाइट्रोग्लिसरीन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉमन वेसोडाइलेटर है। नेक्स्ट आर सेंट्रल एक्टिंग एजेंट्स। सेंट्रल एक्टिंग एजेंट्स हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर वर्क करेंगी ताकि जो हमारा हार्ट रेट है वो इंक्रीज ना हो, प्लस जो हमारी ब्लड वेसल्स है वो नैरो ना हो। सो सेंट्रल एक्टिंग एजेंट्स के एग्जांपल्स है क्लोनिडीन। क्लोनिडीन इज 0.2 to 1.2 mg पर डे एंड मिथाइल डोपा, वेरी इंपॉर्टेंट, मिथाइल डोपा 500 to 3000 mg पर डे। देन हमारा आता है ACE इनहिबिटर्स, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स क्या करेंगे, ACE की फॉर्मेशन को ब्लॉक करेंगे। ये हमारा आता है कैप्टोप्रिल 25 to 150 mg पर डे एंड रेमिप्रिल 1.25 to 20 mg पर डे। सो ACE इनहिबिटर्स, ACE हमने पीछे पढ़ा था कि वो हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं उसको कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं। सो ये ACE इनहिबिटर्स ब्लड वेसल्स को ओपन करके रखेंगे। देन हमारा आता है एंजियोटेंसिन सेकंड रिसेप्टर ब्लॉकर। सो एंजियोटेंसिन सेकंड रिसेप्टर ब्लॉकर क्या करेंगे, एंजियोटेंसिन सेकंड की फॉर्मेशन को नहीं रोकेंगे, फॉर्म होगा एंजियोटेंसिन सेकंड लेकिन उसके एक्शन को रोकेंगे। एंजियोटेंसिन सेकंड एक्ट नहीं कर पाएगा इस ड्रग की वजह से। सो ये आते हैं हमारे लोसार्टन और इर्बिसार्टन, कॉमन ड्रग्स हैं। देन हमारा आता है रेनिन इनहिबिटर्स। सो ये सारे केमिकल्स क्या हैं, ACE, एंजियोटेंसिन सेकंड, एंजियोटेंसिन 1, रेनिन, ये सब हमारे जो हमारा हाइपरटेंशन है उसमें हेल्प करते हैं, वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं। सो रेनिन इनहिबिटर्स रेनिन के फॉर्मेशन को ब्लॉक करेंगे। सो ये आता है टेक्टूरना, एक कॉमन ड्रग है जो कि रेनिन इनहिबिटर है, रेनिन की फॉर्मेशन को ब्लॉक करता है। देन हमारा आता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स क्या करते हैं, जो हमारे ब्लड वेसल्स के जो मसल्स हैं उसको कॉन्स्ट्रिक्ट होने से रोकते हैं, उनको रिलैक्स करके रखते हैं। सो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के जो कॉमन एग्जांपल्स हैं वो है निफेडिपिन 30 to 120 mg पर डे एंड निकार्डिपिन। अगर ये ड्रग्स को आप रेगुलरली रिवाइज करेंगे तो ये आपको टिप्स पर लर्न हो जाएंगे इजिली। सेकेंड थिंग, ये हमारा आता है मेडिकल मैनेजमेंट, जो हम डिसीज को ट्रीट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ मेडिकेशन। सेकेंड थिंग जो हमारा आता है वो आते हैं हमारे लाइफस्टाइल चेंजेस। लाइफस्टाइल चेंजेस हाइपरटेंशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेस है तो उसके लिए मेडिकेशन, योगा, एक्सरसाइज, अल्कोहल कंजप्शन स्टॉप करना, सिगरेट स्मोकिंग स्टॉप करना, और बहुत सारे जो चेंजेस जो भी हमने रिस्क फैक्टर और कोजेस पढ़े हैं उसको ट्रीट करने के लिए हम कर सकते हैं। अदर देन मेडिसिन, तो वो बहुत बेनिफिशियल होता है पेशेंट के लिए। हाइपरटेंशन में बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है लाइफस्टाइल चेंजेस और डाइटरी चेंजेस से। So if you understood this video, please like, subscribe and share my channel. Stay tuned for other videos. Do support women empowerment. Thank you for watching.